स्वागत है आपका। इस प्लेलिस्ट में हम चैप्टर नंबर 1 के एक्स्ट्रा क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे हैं। एनसीईआरटी क्वेश्चंस के लिए अलग प्लेलिस्ट है, एक्टिविटीज़ की एक्सप्लेनेशन और सैम्पल पेपर्स के लिए भी अलग प्लेलिस्ट है। तो पिछली वीडियो में हमने जहां तक डिस्कस कर लिया था, अब उसके आगे कंटिन्यू करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये वाला क्वेश्चन भी एनसीईआरटी एग्जाम्पलर प्रॉब्लम है। Conversion of solid state to liquid state is called fusion। देखो, सॉलिड स्टेट से अगर लिक्विड स्टेट के अंदर कन्वर्जन हो रहा है ना, तो इस प्रोसेस को फ्यूजन बोला जाता है। व्हाट इज मेंट बाय लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। अब क्वेश्चन के बी पार्ट में ये पूछा जा रहा है कि लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन का मतलब क्या होता है। चलो आंसर में डिस्कस करते हैं। देखो, ये हमारे पास ना आइस क्यूब्स हैं और अभी इनका टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस है। जब आप इनको थोड़ी सी हीट सप्लाई करोगे ना, हीट सप्लाई करने की वजह से आइस मेल्ट होके वाटर में कन्वर्ट हो जाएगी। और अभी ये जस्ट अभी अभी मेल्ट हुई है, तो अभी इसका टेम्परेचर भी 0 डिग्री सेल्सियस ही है। आइस को वाटर में कन्वर्ट करने के लिए आपको हीट सप्लाई करनी पड़ी। तो कोई भी सॉलिड होता है ना, उससे लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए जो हमें हीट सप्लाई करनी पड़ती है ना, उस हीट को बोला जाता है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। ये जो लेटेंट है ना, लेटेंट का मतलब होता है हिडन। अब इस वाली हीट को हिडन इसलिए बोलते हैं क्योंकि आमतौर पे जब हम हीट सप्लाई करते हैं ना, तब टेम्परेचर इंक्रीज होता है। लेकिन यहाँ पे जब हम हीट सप्लाई कर रहे हैं तो उसकी वजह से टेम्परेचर इंक्रीज नहीं हो रहा। जब हमने हीट सप्लाई करना स्टार्ट किया था, उससे पहले भी टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस था, और ये सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट होने के बाद भी टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस ही है। क्योंकि इस हीट का इफेक्ट टेम्परेचर की स्केल के ऊपर नजर नहीं आ रहा ना, इसलिए इस हीट को बोलते हुए छुपी हुई हीट, मतलब लेटेंट हीट। फ्यूजन का मतलब होता है सॉलिड का लिक्विड में कन्वर्ट होना। सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए हीट सप्लाई करनी पड़ती है, और क्योंकि इस हीट का इफेक्ट थर्मामीटर पे नजर नहीं आता, इसलिए इसे बोलते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। तो डेफिनेशन आप ऐसे लिख सकते हो, द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट 1 किलोग्राम ऑफ एनी सॉलिड इनटू लिक्विड। देखो, आपके पास कोई भी सॉलिड है जो कि ना 1 किलोग्राम होना चाहिए। चाहे आप 1 किलोग्राम आइस ले लो या फिर 1 किलोग्राम कोई और सॉलिड ले लो जिसे आप लिक्विड में कन्वर्ट करना चाहते हो। तो 1 किलोग्राम सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए आपको जितनी हीट एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी ना, उसे बोला जाता है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। आपने कितना सॉलिड लेना है? 1 किलोग्राम। 1 किलोग्राम सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए जितनी हीट एनर्जी आपको सप्लाई करनी पड़ेगी, उसे बोला जाता है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। और साथ में आपने ये वाली लाइन जरूर लिखनी है, एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट एट 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर। देखो, हमने मेल्टिंग पॉइंट के ऊपर कन्वर्जन करनी है। जैसे आइस है ना, आइस का मेल्टिंग पॉइंट था 0 डिग्री सेल्सियस। जब टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस हो जाता है ना, उसके बाद जो आप हीट सप्लाई करना स्टार्ट करते हो, वो वाली हीट स्टेट को चेंज करने का काम करती है, मतलब सॉलिड स्टेट से लिक्विड स्टेट में लाने का काम करती है। अगर आइस के केस में टेम्परेचर यहाँ पे 0 के अलावा कोई और टेम्परेचर होगा, तो आप हीट सप्लाई करोगे ना, तो टेम्परेचर इंक्रीज होगा। मेल्टिंग पॉइंट पर पहुंचने के बाद जब हीट सप्लाई की जाती है, तब वो सॉलिड स्टेट से लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट होना स्टार्ट होता है। तो इसलिए यहाँ पे डेफिनेशन में ये लिखना ज़रूरी है, एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट। और ये भी लिखना ज़रूरी है, एट 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर। क्योंकि अगर हम प्रेशर को चेंज करें ना, तो ऐसा करने से मेल्टिंग पॉइंट पे फ़र्क पड़ जाता है। और हमने प्रेशर के अंदर बिल्कुल भी चेंज नहीं किया है। जो नॉर्मल 1 एटमॉस्फेयर का प्रेशर होता है ना, नॉर्मल कंडीशंस में जो प्रेशर होता है, उतने प्रेशर को 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर बोलते हैं। तो हम सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट कर रहे हैं 1 किलोग्राम ऑफ एनी सब्सटेंस को, उसके मेल्टिंग पॉइंट पे और नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे। तो हमें जितनी हीट सप्लाई करनी पड़ेगी, उतनी हीट को बोला जाता है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। और इसे लेटेंट इसलिए बोलते हैं
क्योंकि ये जो हम हीट सप्लाई कर रहे हैं ना, उससे टेम्परेचर इंक्रीज नहीं हो रहा, मतलब टेम्परेचर के ऊपर इस हीट का जो इफेक्ट है वो नजर नहीं आ रहा, छुपा हुआ है, इसलिए बोला जाता है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। यू आर प्रोवाइडेड with a mixture of naphthalene and ammonium chloride by your teacher। देखो क्वेश्चन की फर्स्ट लाइन में ये लिखा हुआ है कि हमारे पास ना एक मिक्सचर है और उस मिक्सचर के अंदर नैप्थलीन है और साथ में अमोनियम क्लोराइड है। देखो नैप्थलीन की जो बॉल्स होती है ना, वो छोटी छोटी बॉल्स होती हैं और वाइट कलर की होती हैं। हो सकता है आपने घर में देख भी रखी हो, वाइट कलर की छोटी छोटी बॉल्स होती है ना, वो नैप्थलीन की बॉल्स होती हैं। और ये जो अमोनियम क्लोराइड है ना, ये भी वाइट कलर का सॉल्ट होता है। जैसा हमारे घर में नमक होता है ना वाइट कलर का कॉमन सॉल्ट, ये अमोनियम क्लोराइड भी दिखने में वैसा होता है, पर ये कॉमन सॉल्ट की तरह इसे यूज नहीं कर सकते हैं। तो नैप्थलीन की जो बॉल्स होते हैं वो भी वाइट कलर की होती हैं, जो अमोनियम क्लोराइड है वो भी वाइट कलर का होता है, और इन दोनों को कंबाइन करके ना इनका मिक्सचर बना दिया है। अमोनियम क्लोराइड तो पहले से ही पाउडर्ड फॉर्म के अंदर होता है, हो सकता है इन लोगों ने नैप्थलीन की जो बॉल्स है ना उनको भी पाउडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया हो, तो दोनों ही वाइट कलर के हैं और उनको आपस में मिक्स कर दिया है। तो अब आसानी से तो ये अलग होने नहीं वाले, मतलब आप फिजिकली इन दोनों को अलग नहीं कर सकते, मिक्सचर बना दिया इनका। सजेस्ट एन एक्टिविटी टू सेपरेट देम विद अ वेल लेबल डायग्राम। अब हमने एक ऐसी एक्टिविटी बतानी है, हमने बेसिकली बताना है कि किस तरह से अब आप इन दोनों को अलग अलग करोगे। क्वेश्चन में तो आपको दे दिया, नैप्थलीन दे दिया और साथ में अमोनियम क्लोराइड दे दिया, दोनों ही वाइट कलर के होते हैं और दोनों को ही पाउडर्ड फॉर्म के अंदर मिक्सचर में कन्वर्ट कर दिया, मिक्स कर दिया आपस में। अब हमने इन दोनों को अलग करना है, तो चलो देखते हैं कि किस तरह से आप नैप्थलीन और अमोनियम क्लोराइड के मिक्सचर में से इन दोनों चीजों को अलग करोगे। देखो फर्स्ट पॉइंट तो ना आपको ये पता होना चाहिए कि जो नैप्थलीन है वो वाटर के अंदर डिसॉल्व नहीं होता, वो वाटर के अंदर इनसॉल्यूबल होता है। लेकिन जो अमोनियम क्लोराइड है ना, वो वाटर के अंदर डिसॉल्व हो जाता है, वो वाटर के अंदर सॉल्यूबल होता है। नैप्थलीन इज इनसॉल्यूबल इन वाटर बट अमोनियम क्लोराइड इज सॉल्यूबल इन वाटर। तो हम इसी प्रॉपर्टी को यूज करेंगे। सबसे पहले ना हमने एक बीकर लिया, बीकर के अंदर हमने अपना वो वाला मिक्सचर डाल दिया, ये जो नैप्थलीन और अमोनियम क्लोराइड का मिक्सचर हमें दिया था ना, उस मिक्सचर को हमने बीकर में डाला, साथ में इसके अंदर पानी डाल दिया, पानी डाल के इसको ना अच्छे से मिक्स कर लिया हमने। अब देखो हमारे मिक्सचर के अंदर नैप्थलीन भी था, साथ में अमोनियम क्लोराइड भी था। अब हमें यह पता है कि जो अमोनियम क्लोराइड है ना वो सॉल्यूबल होता है वाटर के अंदर, तो इस मिक्सचर के अंदर जितने भी अमोनियम क्लोराइड के पार्टिकल्स थे वो तो सारे वाटर के अंदर डिसॉल्व हो जाएंगे, क्योंकि अमोनियम क्लोराइड वाटर में सॉल्यूबल होता है। लेकिन जो नैप्थलीन है वो वाटर में डिसॉल्व नहीं होता, वो इनसॉल्यूबल होता है। तो नैप्थलीन के जो पार्टिकल्स है ना, ये जो बड़े बड़े डॉट्स है ना, ये नैप्थलीन के पार्टिकल्स को रिप्रेजेंट कर रही है। तो नैप्थलीन वाटर में डिसॉल्व नहीं होगा, अमोनियम क्लोराइड डिसॉल्व हो चुका है और नैप्थलीन डिसॉल्व नहीं हुआ है। तो अब हम क्या करेंगे, सिंपल फिल्ट्रेशन करेंगे। ये हमारे पास एक फिल्टर पेपर है, ये वाला बीकर और ये वाला बीकर सेम ही है, अच्छे से हमने डिसॉल्व कर लिया था ना। अब इस बीकर के अंदर जो लिक्विड है, इस बीकर के जो कॉन्टेंट्स हैं उसको हम यहाँ पे इस फिल्टर पेपर में से पास करेंगे। तो देखो नैप्थलीन डिसॉल्व नहीं हुआ था, तो जब ऐसे पास करेंगे ना तो नैप्थलीन के जो पीसीज हैं वो तो इस फिल्टर पेपर में से पास नहीं हो पाएंगे, तो जो नैप्थलीन है वो सारा का सारा यहाँ पर ही रह जाएगा। बाकी का जो लिक्विड है वो इस फिल्टर पेपर में से पास होके हमारे पास दूसरे बीकर में आ जाएगा। यहां तक क्लियर हुआ आपको? नैप्थलीन यहीं पर ही रह गया, लेकिन जो बाकी का लिक्विड था वो इस फिल्टर पेपर में से पास हो जाएगा। तो अब इस कंटेनर में ना हमारे पास वाटर है जिसके अंदर अमोनियम क्लोराइड डिसॉल्व्ड फॉर्म के अंदर है। नैप्थलीन तो यहाँ पे अलग हो ही चुका है। अब यहाँ पे जो बीकर है, इस बीकर के अंदर हमारे पास वाटर है जिसके बीच में क्या घुला हुआ है, अमोनियम क्लोराइड घुला हुआ है। अब देखो इस बीकर को हम यहाँ पे रखेंगे तो या तो आप हीट सप्लाई करो या हीट सप्लाई ना भी करो, सिंपल इवेपोरेशन होने दो। इवेपोरेशन की वजह से इसके अंदर जितना वाटर था ना वो सारा वाटर इवेपोरेट हो जाएगा,
तो जो बाकी के पार्टिकल्स हमारे पास इस बीकर में बचेंगे वो अमोनियम क्लोराइड होगा। ये NH4Cl अमोनियम क्लोराइड का फॉर्मूला होता है। जगह कम थी ना, तो अमोनियम क्लोराइड के बजाय उसका फॉर्मूला लिख दिया यहाँ पे। तो प्रोसेस क्लियर होगी आपको? एक बार शॉर्ट में दोबारा से देखते हैं। सबसे पहले हम बीकर लेंगे, बीकर के अंदर नैप्थलीन और अमोनियम क्लोराइड का जो मिक्सचर हमें गिवन था उस मिक्सचर को डाल देंगे। उसके बाद इसके अंदर वाटर ऐड करेंगे और अच्छे से इस मिक्सचर को ना मिक्स कर देंगे। अमोनियम क्लोराइड सॉल्यूबल होता है वाटर में, तो अमोनियम क्लोराइड तो इसके अंदर डिजॉल्व हो जाएगा, लेकिन नैप्थलीन डिजॉल्व नहीं होगा, तो नैप्थलीन के पीसेस इसमें डिजॉल्व नहीं होंगे। अगले स्टेप के अंदर हम फिल्टर करेंगे, तो जो नैप्थलीन के पीसेस हैं वो इस फिल्टर पेपर के अंदर ही रह जाएंगे। बाकी का जो लिक्विड है वो इस फिल्टर पेपर में से पास होके दूसरे बीकर में आ जाएगा। तो नैप्थलीन यहाँ पर अलग हो गया है। अब इस बीकर के अंदर वाटर है जिसके अंदर अमोनियम क्लोराइड डिजॉल्व्ड है। इस बीकर को हम ऐसे ही रखेंगे, अपने आप इवेपोरेशन होगी। इवेपोरेशन की वजह से सारा का सारा वाटर इसमें से निकल जाएगा और फिर इस बीकर के अंदर सिर्फ अमोनियम क्लोराइड रह जाएगा। तो दोनों को अलग कर लिया हमने। इस बीकर के अंदर हमारे पास सिर्फ अमोनियम क्लोराइड है और ये वाला जो फिल्टर पेपर था, इस फिल्टर पेपर के अंदर आपके पास सारे नैप्थलीन के पार्टिकल्स हैं। तो नैप्थलीन यहाँ पे है, अमोनियम क्लोराइड यहाँ पे है। इस सिंपल सी एक्टिविटी से हम इन दोनों को अलग कर सकते हैं। अपने आंसर के अंदर आप ऐसे लिखोगे, स्टेप 1, ऐड वाटर टू द मिक्सचर ऑफ नैप्थलीन एंड अमोनियम क्लोराइड। जो मिक्सचर हमें गिवन था उसके अंदर हमने ना वाटर ऐड कर दिया और अच्छे से मिक्स कर दिया। अगले स्टेप पे आते हैं, फिल्टर द मिक्सचर, नैप्थलीन विल बी ऑब्टेन्ड एज रेसिड्यू। सेकेंड स्टेप में जब हम इस मिक्सचर को फिल्टर करेंगे ना, तो जो नैप्थलीन के पार्टिकल्स हैं वो तो फिल्टर पेपर के अंदर ही रह जाएंगे एज अ रेसिड्यू। एंड द फिल्ट्रेट कंटेन्स अमोनियम क्लोराइड डिजॉल्व्ड इन वाटर। और दूसरे बीकर में फिल्टर पेपर में से पास होके दूसरे बीकर में जो लिक्विड आ गया था ना, उसे बोलते हैं फिल्ट्रेट। उसके अंदर अमोनियम क्लोराइड है जो कि वाटर के अंदर डिजॉल्व्ड फॉर्म के अंदर है। थर्ड स्टेप, इवेपोरेट द फिल्ट्रेट टू ऑब्टेन ड्राई अमोनियम क्लोराइड। हमने कुछ भी नहीं करना, अपने आप ही इवेपोरेशन हो जाना है, वाटर इवेपोरेट हो जाएगा, तो दूसरे बीकर के अंदर हमारे पास ड्राई अमोनियम क्लोराइड रह जाएगा, क्योंकि उसमें से सारा का सारा वाटर इवेपोरेट हो चुका है। तो अमोनियम क्लोराइड थर्ड स्टेप में मिलेगा। सेकंड स्टेप के अंदर नैप्थलीन के पार्टिकल्स आपको फिल्टर पेपर के अंदर ही मिल जाएंगे एज अ रेसिड्यू। तो इस टेक्निक से हम नैप्थलीन और अमोनियम क्लोराइड के मिक्सचर में से इन दोनों को अलग अलग कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इट इज अ हॉट समर डे। देखो गर्मियों का मौसम है और काफी गर्म दिन है। प्रियांशी एंड अली आर वियरिंग कॉटन एंड नायलन क्लोथ्स रिस्पेक्टिवली। हमें क्वेश्चन में दो करेक्टर्स गिवन है, एक तो है प्रियांशी और दूसरा अली। प्रियांशी ने कॉटन के कपड़े पहने हुए हैं, वहीं अली ने नायलन के क्लोथ्स पहने हुए हैं। हु डू यू थिंक वुड बी मोर कंफर्टेबल एंड वाई। अब हमने बताना है कि प्रियांशी और अली में से कौन ज्यादा कंफर्टेबल फील कर रहा होगा और ऐसा क्यों है। देखो प्रियांशी ने ना कॉटन के कपड़े पहने हुए हैं, तो प्रियांशी को ज्यादा कंफर्टेबल फील हो रहा होगा, और जो अली है उसने नायलन के कपड़े पहने हुए हैं, तो उसे थोड़ा सा अनकंफर्टेबल फील हो रहा होगा, उसे गर्मी थोड़ी ज्यादा लग रही होगी। देखो समर्स के मौसम में ना हमें पसीना ज्यादा आता है, और जो कॉटन के कपड़े होते हैं वो वाटर को काफी ज्यादा अच्छे से एब्जॉर्ब कर लेते हैं। उनकी वाटर को एब्जॉर्ब करने की जो एबिलिटी होती है ना, वो नायलन के कपड़ों से तो बहुत ही ज्यादा होती है। अब गर्मियों में जैसे पसीना ज्यादा आता है, तो जो कॉटन के कपड़े अगर पहन रखे होंगे ना, तो वो स्वेट को एब्जॉर्ब कर लेंगे, और जो स्वेट होता है वो कॉटन के कपड़ों के ऊपर फैल जाता है, ताकि आसानी से इवेपोरेशन हो जाए, और इवेपोरेशन कॉजेज कूलिंग इफेक्ट। तो जैसे जिसने कॉटन के कपड़े पहन रखे होंगे, अगर उसे स्वेट आएगा तो वो जल्दी इवेपोरेट होगा, और इवेपोरेशन की वजह से कूलिंग इफेक्ट आता है, तो पर्सन को थोड़ा सा कंफर्टेबल फील होगा, उसे गर्मी से थोड़ी सी राहत मिलेगी। वही नायलन के कपड़े अगर पहन रखे हैं ना, तो जो स्वेट आएगा वो थोड़ा सा एब्जॉर्ब होगा,
इवेपोरेशन ज़्यादा स्पीड पे नहीं हो पाएगी, तो बहुत कम कूलिंग इफेक्ट आएगा, तो गर्मी ज़्यादा लगेगी और अनकंफर्टेबल फील होगा। तो इस केस में प्रियांशी को ज़्यादा कंफर्टेबल फील होने वाला है, क्योंकि प्रियांशी ने कॉटन के कपड़े पहने हुए हैं। अब अपने आंसर के अंदर आप इस तरह से लिखोगे, प्रियांशी विल फील मोर कंफर्टेबल बिकॉज शी इज वेयरिंग कॉटन क्लोथ। क्वेश्चन में क्लियरली पूछा गया था कि प्रियांशी और अली में से किसको ज़्यादा कंफर्टेबल होगा, तो हमने बताया कि जो प्रियांशी है ना, उसको ज़्यादा कंफर्टेबल फील होगा, क्योंकि उसने कॉटन के कपड़े पहने हुए हैं। कॉटन क्लोथ्स कैन एब्जॉर्ब लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर बिकॉज फाइबर्स ऑफ कॉटन हैव लॉट ऑफ स्पेस बिटवीन देम। जो कॉटन के बने हुए कपड़े होते हैं ना, वो काफ़ी ज़्यादा वाटर को एब्जॉर्ब कर सकते हैं, क्योंकि कॉटन के जो फाइबर्स होते हैं ना, उनके बीच में काफ़ी सारी स्पेसेस होती हैं, तो वो बड़ी आसानी से लार्ज क्वांटिटी ऑफ वाटर को एब्जॉर्ब कर सकते हैं। नायलॉन क्लोथ्स कैन एब्जॉर्ब वाटर बट इट इज़ वेरी लेस एज कंपेयर टू कॉटन। जो नायलॉन के बने हुए कपड़े होते हैं वो भी थोड़ा सा पानी तो एब्जॉर्ब कर लेते हैं, पर वो बहुत ही ज़्यादा कम होता है अगर कॉटन से कंपेयर किया जाए तो। जो नायलॉन होता है वो पूरी तरह से सिंथेटिक होता है, तो वो बहुत कम पानी को एब्जॉर्ब करता है एज कंपेयर टू कॉटन। नेक्स्ट पॉइंट के अंदर आप ये लिखोगे, ऑन अ हॉट समर डे वी परस्पायर मोर। जो गर्मियों का मौसम होता है ना, और जब बहुत ज़्यादा गर्मी होती है तो उस दिन हमें पसीना भी बहुत ज़्यादा आता है। कॉटन क्लोथ्स विल एब्जॉर्ब स्वेट क्विकली एंड एक्सपोज इट टू सराउंडिंग्स फॉर फास्टर इवेपोरेशन। अब अगर कॉटन के कपड़े पहने हुए हैं ना, तो जो कॉटन के कपड़े हैं वो स्वेट को काफ़ी जल्दी से एब्जॉर्ब कर लेंगे, और एब्जॉर्ब होने के बाद जो स्वेट है ना, वो कॉटन के कपड़ों पे फैल जाता है, जिसकी वजह से आसानी से वो सराउंडिंग्स को एक्सपोज हो जाता है। अब जितना ज़्यादा सरफेस एरिया पे वो फैलेगा, उतनी ज़्यादा स्पीड पे इवेपोरेशन होगी। सिंस इवेपोरेशन कॉजेज कूलिंग इफेक्ट, देयरफॉर प्रियांशी विल फील मोर कंफर्टेबल। अब हमें पता है कि इवेपोरेशन की वजह से कूलिंग इफेक्ट आ रहा है। अब देखो, गर्मी के मौसम में अगर किसी भी तरह से थोड़ा सा भी कूलिंग इफेक्ट आएगा, तो जिसने कॉटन के कपड़े पहन रखे हैं उसे ज़्यादा कंफर्टेबल फील होगा, क्योंकि प्रियांशी ने कॉटन के कपड़े पहने हुए थे। तो अगर गर्मी के मौसम में किसी बहुत ज़्यादा गर्म दिन उसको अगर पसीना आएगा, तो वो जल्दी जल्दी इवेपोरेट होगा, और हमें पता है इवेपोरेशन कॉजेज कूलिंग इफेक्ट, जिसकी वजह से उसे गर्मी से थोड़ी सी राहत मिलेगी, उसे थोड़ा सा कंफर्टेबल फील होगा। तो प्रियांशी विल फील मोर कंफर्टेबल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। यू वॉन्ट टू वियर योर फेवरेट शर्ट टू अ पार्टी। देखो, आपने ना किसी पार्टी पे जाना है और उस पार्टी पे आप अपनी फेवरेट शर्ट पहनना चाहते हो, बट द प्रॉब्लम इज दैट इट इज स्टिल वेट आफ्टर अ वॉश। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जो आपकी शर्ट है ना, वो धुल तो चुकी है, लेकिन अभी भी वो थोड़ी सी गीली है। वट स्टेप्स वुड यू टेक टू ड्राई इट फास्टर। अब हमसे क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है कि अगर हम अपनी शर्ट को जल्दी से सुखाना चाहते हैं तो उसके लिए हमें कौन से स्टेप्स लेने चाहिए। देखो, अगर आपने कपड़ों को सुखाना है, अगर आपने शर्ट को सुखाना है, उसे ड्राई करना है काफ़ी जल्दी से, तो बेसिकली हमें वही स्टेप्स लेने चाहिए जिससे इवेपोरेशन की स्पीड इंक्रीज हो जाए। तो हमें क्या करना चाहिए, स्प्रेड द शर्ट इन सनलाइट अंडर अ मूविंग फैन। सबसे पहले तो ना आपको शर्ट को स्प्रेड कर देना चाहिए, फैला देना चाहिए, क्योंकि फैलाने से सरफेस एरिया इंक्रीज हो जाता है और इवेपोरेशन इंक्रीज होती है विद इंक्रीज इन सरफेस एरिया। अगर उस समय सनलाइट है और आपके रूम के अंदर सनलाइट आती है, तो आपको अपनी शर्ट को उसी जगह पे फैला के रखना चाहिए जहाँ से सनलाइट उसके ऊपर पड़े। क्योंकि देखो, सनलाइट पड़ने से क्या होगा, टेम्परेचर इंक्रीज होगा, और टेम्परेचर के इंक्रीज होने से इवेपोरेशन की स्पीड भी इंक्रीज होती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने शाम को पार्टी पे जाना है और अभी दोपहर का टाइम है और आप देख रहे हो कि अरे शर्ट तो अभी गीली है, और आपके रूम में सपोज किसी विंडो से सनलाइट आती है, तो फिर आपको अपनी शर्ट को ऐसी जगह पर रखना चाहिए जहाँ पे डायरेक्टली सनलाइट उसके ऊपर पड़े, क्योंकि सनलाइट के पड़ने से टेम्परेचर इंक्रीज होगा, और टेम्परेचर के इंक्रीज होने से इवेपोरेशन की स्पीड भी इंक्रीज होती है।
और अगर सपोज रात को पार्टी है और शाम की सिचुएशन है, तो शाम को तो अब सन तो है नहीं, तो फिर आप क्या कर सकते हो, इलेक्ट्रिक आयरन को यूज़ करके मतलब टेम्परेचर इंक्रीज करवा सकते हो, प्रेस कर सकते हो उसे। प्रेस करोगे तो भी उससे वही इफेक्ट होगा, टेम्परेचर इंक्रीज होगा, और टेम्परेचर के इंक्रीज होने से इवेपोरेशन की स्पीड इंक्रीज होगी। थर्ड पॉइंट था अंडर अ मूविंग फैन। हम ना फैन चला देंगे फुल स्पीड पे। फैन चलाने का फ़ायदा ये होगा कि विंड स्पीड इंक्रीज हो जाएगी आपके रूम के अंदर, तेज़ हवाएं चलने लग जाएंगी, और विंड की स्पीड इंक्रीज होने से भी इवेपोरेशन की स्पीड इंक्रीज होती है। तो हमने ये वाले 3 स्टेप्स करने हैं। एक तो सरफेस एरिया इंक्रीज करना है, तभी हम अपनी शर्ट को स्प्रेड करेंगे। दूसरा हमने टेम्परेचर इंक्रीज करना है, तो या तो उसे सनलाइट के नीचे रखो या फिर आप इलेक्ट्रिक आयरन से प्रेस कर दो उसके ऊपर। और हमने विंड की स्पीड इंक्रीज करनी है, उसके लिए हम फैन को ऑन कर देंगे फुल स्पीड पे। रेट ऑफ इवेपोरेशन इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन सरफेस एरिया। अगर सरफेस एरिया को इंक्रीज किया जाए तो ऐसा करने से इवेपोरेशन की स्पीड इंक्रीज हो जाती है। तभी हमने शर्ट को स्प्रेड कर दिया था, फैला दिया था, क्योंकि फैलाने से सरफेस एरिया इंक्रीज होगा और ऐसा करने से इवेपोरेशन की स्पीड इंक्रीज होगी। रेट ऑफ इवेपोरेशन इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। अगर टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो उससे भी इवेपोरेशन की स्पीड इंक्रीज होती है। तभी हम अपनी शर्ट को ना सनलाइट में रखना चाहते थे, क्योंकि जो सनलाइट है, सनरेज के अंदर हीट एनर्जी होती है, वो हीट एनर्जी डायरेक्टली अगर हमारी शर्ट पे पड़ेगी तो टेम्परेचर इंक्रीज होगा, और टेम्परेचर के इंक्रीज होने से इवेपोरेशन विल बी फास्टर, इवेपोरेशन की स्पीड इंक्रीज होगी। और थर्ड पॉइंट है रेट ऑफ इवेपोरेशन इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन विंड स्पीड। अगर विंड की स्पीड इंक्रीज हो जाए ना, तो ऐसा करने से भी इवेपोरेशन फास्टर हो जाता है, इवेपोरेशन की स्पीड इंक्रीज होती है। तभी हमने ना फैन को फुल स्पीड पर स्विच ऑन कर दिया था, ताकि विंड स्पीड तेज हो और इवेपोरेशन भी तेजी से हो। तो सरफेस एरिया, टेम्परेचर और विंड स्पीड, इन तीनों चीज़ों को हम इंक्रीज करेंगे तो इवेपोरेशन की स्पीड भी इंक्रीज हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इवेपोरेशन प्रोड्यूसेस कूलिंग, कमेंट। देखो मैं क्वेश्चन के अंदर ना एक स्टेटमेंट दे रखी है, और स्टेटमेंट में ये बोला हुआ है कि इवेपोरेशन की वजह से कूलिंग इफेक्ट आता है। हमने इस बात को एक्सप्लेन करना है, इस स्टेटमेंट को जस्टिफाई करना है, रीजन देना है कि ऐसे क्यों होता है। देखो कोई भी लिक्विड ने जब इवेपोरेट होना होता है ना, तो लिक्विड के पार्टिकल्स आसपास की सराउंडिंग्स में से हीट एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं। जब उनको हीट एनर्जी मिल जाती है, उस हीट एनर्जी को यूज करके वो लिक्विड से अपने आप को वेपर्स में मतलब गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। किसी भी लिक्विड को जब इवेपोरेट होना होता है, किसी भी लिक्विड को जब इवेपोरेट होना होता है, तो वो अपनी आसपास की सराउंडिंग्स में से हीट एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है। उस हीट एनर्जी की वजह से वो जो लिक्विड के पार्टिकल्स होते हैं ना, वो लिक्विड से गैस में मतलब वेपर्स में कन्वर्ट हो पाते हैं। तो देखो लिक्विड ने सराउंडिंग्स में से हीट एनर्जी एब्जॉर्ब कर ली ना, तो सराउंडिंग्स में से तो हीट एनर्जी निकल चुकी है, तो सराउंडिंग्स का टेम्परेचर रिड्यूस हो जाता है, और टेम्परेचर अगर कम हो रहा है तो इसका मतलब कूलिंग इफेक्ट आ रहा है। तभी बोला जाता है इवेपोरेशन कॉजेज कूलिंग इफेक्ट, या फिर इवेपोरेशन प्रोड्यूसेस कूलिंग या कूलिंग इफेक्ट। तो आप अपने आंसर में ऐसे लिखोगे, ड्यूरिंग इवेपोरेशन लिक्विड पार्टिकल्स एब्जॉर्ब हीट एनर्जी फ्रॉम द सराउंडिंग्स एंड कन्वर्ट इनटू वेपर्स। इवेपोरेशन की प्रोसेस में लिक्विड के जो पार्टिकल्स होते हैं ना, वो आसपास की सराउंडिंग्स में से हीट एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, और उस हीट एनर्जी को यूज करके वो लिक्विड से अपने आप को वेपर्स में मतलब गैसियस स्टेट में कन्वर्ट कर लेते हैं। सिंस द सराउंडिंग्स लूज हीट एनर्जी, क्योंकि सराउंडिंग्स में से हीट एनर्जी लूज हो जाती है, सराउंडिंग्स में से हीट एनर्जी निकल जाती है, देयरफॉर देयर टेम्परेचर रिड्यूसेस, और इसलिए सराउंडिंग्स का जो टेम्परेचर है ना वो रिड्यूस हो जाता है। सराउंडिंग्स में से अगर हीट एनर्जी लूज हो जाएगी, निकल जाएगी, तो सराउंडिंग्स का टेम्परेचर रिड्यूस हो जाएगा। दस इवेपोरेशन कॉजेज कूलिंग इफेक्ट। तो इसलिए हम क्लियरली कह सकते हैं कि इवेपोरेशन की वजह से कूलिंग इफेक्ट आता है।
देखो जब आप नहा के बाहर आते हो तो अगर आपकी बॉडी के ऊपर अभी भी थोड़ी थोड़ी वाटर ड्रॉपलेट्स हैं और अगर आप फैन के नीचे खड़े हो तब फिर काफ़ी ठंडा और कूलिंग इफेक्ट आता है ना, वो इसी वजह से आता है क्योंकि आपकी बॉडी के ऊपर जो वाटर ड्रॉपलेट्स है ना, फैन के नीचे जब आप खड़े होगे तो विंड स्पीड ज़्यादा है, ज़्यादा विंड स्पीड में इवेपोरेशन फास्टर हो जाता है। तो आपकी बॉडी के ऊपर जो वाटर के ड्रॉपलेट्स है ना, जब वो इवेपोरेट होंगी तो वो आपकी बॉडी में से हीट एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेंगी। क्योंकि आपकी बॉडी में से हीट एनर्जी निकल गई है तो आपकी बॉडी का टेम्परेचर रिड्यूस हो जाता है, तभी आपको कूलिंग इफेक्ट आता है। तो इवेपोरेशन कॉजेज कूलिंग इफेक्ट, जहां से भी इवेपोरेशन होगी ना हमेशा कूलिंग इफेक्ट आएगा ही आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। रेट ऑफ इवेपोरेशन ऑफ एन एक्वस सॉल्यूशन डिक्रीजेज विद इंक्रीज इन ह्यूमिडिटी, कमेंट। देखो हमें क्वेश्चन के अंदर ना एक स्टेटमेंट दे रखी है और हमें इस स्टेटमेंट को लॉजिकली प्रूव करना है, मतलब जस्टिफाई करना है। स्टेटमेंट में ये बोला जा रहा है कि जो इवेपोरेशन की स्पीड है ना वो डिक्रीज हो जाती है अगर एटमॉस्फेयर के अंदर ह्यूमिडिटी इंक्रीज हो जाए। तो इवेपोरेशन की स्पीड डिक्रीज हो जाती है अगर एटमॉस्फेयर के अंदर ह्यूमिडिटी इंक्रीज हो जाए। तो अब हमने बताना है कि ऐसे क्यों होता है। तो पहले तो आपको क्लियरली पता होना चाहिए कि ह्यूमिडिटी होता क्या है, तभी तो आप उससे रिलेटेड क्वेश्चन का आंसर दे पाओगे। ह्यूमिडिटी इज द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर्स प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर। हमारा जो एटमॉस्फेयर है ना उसके अंदर वाटर वेपर्स प्रेजेंट होते हैं। अब कितना वाटर वेपर्स प्रेजेंट है उसी को ह्यूमिडिटी बोला जाता है। जब बारिश वाला दिन होता है तो उस समय एटमॉस्फेयर के अंदर वाटर वेपर्स काफ़ी ज़्यादा प्रेजेंट होते हैं, तो इसका मतलब उस दिन ह्यूमिडिटी ज़्यादा है। और जब बारिशें नहीं होती हैं तो उस समय एटमॉस्फेयर के अंदर वाटर वेपर्स कम होते हैं, तो उस समय ह्यूमिडिटी कम होगी। नेक्स्ट पॉइंट ये है, द एटमॉस्फेयर कैन होल्ड अ फिक्स्ड अमाउंट ऑफ वाटर वेपर्स। एटमॉस्फेयर कितना वाटर वेपर्स को अपने अंदर होल्ड करके रख सकता है वो फिक्स्ड है। मतलब ऐसे नहीं है कि जितना चाहिए उतने वाटर वेपर को हम एटमॉस्फेयर के अंदर डाल सकते हैं। तो एटमॉस्फेयर एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ वाटर वेपर्स को ही अपने अंदर होल्ड करके रख सकता है। अब देखो आगे की कहानी से ना पहले आपको एक एग्जांपल समझना पड़ेगा। सपोज आप अपनी फैमिली और काफ़ी ज़्यादा रिलेटिव्स के साथ ना किसी हिल स्टेशन पे जा रहे हो घूमने के लिए। तो आप ट्रेन से गए हो। अब जब ट्रेन वहाँ पे जाके रुकेगी डेस्टिनेशन पे तो आप उतरते हो और आपके रिलेटिव्स भी उतरते हैं। अब आपने अपना बैग भी उठाया हुआ है, अपने मम्मी का भी बैग उठाया हुआ है, पापा का भी बैग उठाया हुआ है और आपने अपने छोटे भाई का भी बैग उठाया हुआ है। 4 बड़े बड़े बैग्स आपके पास पहले से ही हैं। उसके बाद आपके रिलेटिव्स आपको कहते हैं कि हमारा बैग भी उठा लो। तब आप उनको बोलोगे ना कि मैंने इतने बड़े बड़े 4 बैग पहले से ही उठा रखे हैं, तो मैं कैसे आपके इतने बड़े बैग्स को उठा सकता हूँ। वहीं पे अगर आपके पास बैग्स ना होते तो फिर तो आपके रिलेटिव्स के बोले बिना ही आप उनके बैग्स उठा लेते। क्लियर हो रही है बात। अगर आपके पास पहले से ही काफ़ी सारा सामान है तो फिर आप और ज़्यादा सामान नहीं उठा पाओगे। सेम सिचुएशन यहाँ पर है। अगर एटमॉस्फेयर के अंदर पहले से ही बहुत सारे वाटर वेपर्स प्रेजेंट हैं तो एटमॉस्फेयर अब और ज़्यादा वाटर वेपर्स को एकोमोडेट नहीं कर पाएगा। जैसे आपके पास अगर पहले से ही 4 बड़े बड़े बैग्स हैं वो आपने उठा रखे हैं, तो फिर अब आप और ज़्यादा बैग्स को होल्ड नहीं कर पाओगे। सेम सिचुएशन यहाँ पे है। अगर एटमॉस्फेयर के अंदर पहले से ही काफ़ी ज़्यादा वाटर वेपर्स प्रेजेंट हैं तो एटमॉस्फेयर और ज़्यादा वाटर वेपर्स को एकोमोडेट नहीं कर पाएगा। मतलब ह्यूमिडिटी अगर ज़्यादा है ना तो फिर इवेपोरेशन नहीं हो पाता है, इवेपोरेशन की स्पीड बहुत डिक्रीज हो जाती है। वहीं अगर आपके पास सिर्फ एक ही बैग है वो भी छोटा सा, फिर तो आप अपने रिलेटिव्स को बोलोगे कि आप क्यों चिंता करते हो, मैं उठा लेता हूँ आपका बैग। सेम सिचुएशन यहाँ पे है। अगर एटमॉस्फेयर के अंदर स्मॉल क्वांटिटी के अंदर वाटर वेपर्स प्रेजेंट है फिर तो एटमॉस्फेयर बड़ी आसानी से और वाटर वेपर्स को एकोमोडेट कर सकता है। तो जब ह्यूमिडिटी कम होती है ना, मतलब एटमॉस्फेयर में वाटर वेपर्स कम होते हैं, तब इवेपोरेशन की स्पीड बढ़ जाती है। लेकिन जब ह्यूमिडिटी ज़्यादा होती है, मतलब एटमॉस्फेयर में पहले से ही बहुत ज़्यादा वाटर वेपर्स हैं, तब इवेपोरेशन की स्पीड बहुत कम हो जाती है क्योंकि अब एटमॉस्फेयर
और ज़्यादा वाटर वेपर्स को आसानी से एकोमोडेट नहीं कर पाएगा। अब इस बात को एक्सप्लेन करने के लिए आप ऐसे लिखोगे, रेट ऑफ इवेपोरेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ह्यूमिडिटी। इवेपोरेशन और ह्यूमिडिटी ये दोनों आपस में इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब होता है कि अगर एक की वैल्यू इंक्रीज होगी तो दूसरे की वैल्यू डिक्रीज होगी। मतलब जब ह्यूमिडिटी ज़्यादा होगी तब इवेपोरेशन कम होगा। आगे हमने इसका मीनिंग भी लिख दिया है। इट मीन्स दैट रेट ऑफ इवेपोरेशन डिक्रीजेज विद इंक्रीज इन ह्यूमिडिटी। इन दोनों में से अगर एक की वैल्यू इंक्रीज होगी तो दूसरे की वैल्यू डिक्रीज होगी। अगर ह्यूमिडिटी ज़्यादा है तो इवेपोरेशन बहुत कम होगा। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। ऑन अ ह्यूमिड डे लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर वेपर्स आर ऑलरेडी प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर। जिस दिन ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा होती है उस दिन एटमॉस्फेयर के अंदर पहले से ही लार्ज अमाउंट में वाटर वेपर्स प्रेजेंट होते हैं। देयरफॉर इट कैन एकोमोडेट ओनली अ लिटिल मोर। अब पहले से ही उसके पास बहुत ज़्यादा है ना, तो एटमॉस्फेयर के अंदर सिर्फ थोड़े से ही और वाटर वेपर्स आ सकते हैं। तो इसका मतलब सिर्फ थोड़ी सी ही और इवेपोरेशन हो सकती है, ज़्यादा इवेपोरेशन नहीं हो पाएगी। तभी हम बोलते हैं कि ह्यूमिडिटी जिस दिन ज़्यादा होती है ना तो इवेपोरेशन की स्पीड डिक्रीज हो जाती है। दिस इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। वाई डज द टेम्परेचर ऑफ ए सब्सटेंस रिमेन्स कॉन्स्टेंट ड्यूरिंग इट्स मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट। देखो क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है कि मेल्टिंग पॉइंट पे जब पहुंच जाते हैं ना या फिर जब बॉइलिंग पॉइंट पे पहुंच जाते हैं तो उसके बाद टेम्परेचर इंक्रीज होना बंद हो जाता है थोड़ी देर के लिए। मेल्टिंग पॉइंट पे पहुंचने के बाद टेम्परेचर इंक्रीज होना बंद हो जाता है। अब जब तक मेल्टिंग की प्रोसेस कंप्लीट ना हो जाए तब तक टेम्परेचर कांस्टेंट ही रहता है। सेम वैसा बॉइलिंग पॉइंट के साथ भी होता है। जब बॉइलिंग पॉइंट पे लिक्विड पहुंच जाता है तो उसके बाद टेम्परेचर इंक्रीज होना बंद हो जाता है। अब जब तक बॉइलिंग कंप्लीट नहीं हो जाएगी, मतलब सारा लिक्विड वेपर्स में कन्वर्ट नहीं हो जाएगा, तब तक टेम्परेचर कांस्टेंट ही रहता है। तो ऐसा क्यों होता है कि मेल्टिंग पॉइंट पर पहुंचने के बाद जब तक मेल्टिंग कंप्लीट ना हो जाए तब तक टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है, और बॉइलिंग पॉइंट पर पहुंचने के बाद जब तक बॉइलिंग कंप्लीट ना हो जाए तब तक टेम्परेचर एग्जैक्टली सेम कांस्टेंट ही रहता है। तो ऐसा क्यों होता है? तो इसका आंसर ये है, मेल्टिंग पॉइंट पे पहुंचने के बाद ना जो हम हीट एनर्जी सप्लाई कर रहे हैं वो हीट एनर्जी टेम्परेचर को इंक्रीज नहीं कर पाती, क्योंकि वो जो हीट एनर्जी है ना वो पार्टिकल्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसे ओवरकम करने में यूज हो जाती है। पार्टिकल्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है अगर उसे ओवरकम कर लेंगे ना तो स्टेट चेंज हो जाती है, मतलब सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्जन हो जाती है। बॉइलिंग पर पहुंचने के बाद भी जब हीट सप्लाई करेंगे तो वो वाली हीट टेम्परेचर को इंक्रीज नहीं करेगी, क्योंकि वो वाली जो हीट है ना वो लिक्विड के पार्टिकल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ओवरकम करने में यूज हो गई है। और लिक्विड के पार्टिकल्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है जब उसे ओवरकम कर लेंगे तो स्टेट चेंज हो जाएगी, मतलब लिक्विड गैस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो देखो आंसर के अंदर आप ऐसे लिखोगे, टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट ड्यूरिंग द मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट because the heat supplied during this time is used in overcoming the forces of attraction between particles of substance। जब मेल्टिंग पॉइंट पे पहुंच जाते हैं या फिर जब बॉइलिंग पॉइंट पे पहुंच जाते हैं तो उसके बाद जो टेम्परेचर है ना वो थोड़ी देर के लिए कांस्टेंट ही रहता है, क्योंकि उस समय जो हीट सप्लाई की जा रही है ना वो सारी की सारी हीट यूज हो रही है पार्टिकल्स के बीच में जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है उसे ओवरकम करने के लिए। उस समय जो हीट सप्लाई की जा रही है वो सारी की सारी हीट यूज हो रही है पार्टिकल्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ना उसे ओवरकम करने के लिए। व्हेन सब्सटेंस एब्जॉर्ब्स हीट, जब भी कोई सब्सटेंस हीट को एब्जॉर्ब करता है ना, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देयर पार्टिकल्स रिड्यूसेस। तो जैसे जैसे वो हीट एब्जॉर्ब करता जाएगा वैसे वैसे उसके पार्टिकल्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ना वो कम होती जाएगी। जैसे सॉलिड के पार्टिकल्स के बीच में
अगर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो कम हो जाएगी तो सॉलिड के पार्टिकल्स एक दूसरे से थोड़ा सा दूर दूर चले जाएंगे। अगर वो एक दूसरे से दूर दूर चले जाएंगे तो उनके बीच में डिस्टेंस इंक्रीज हो जाएगा, और अगर सॉलिड के पार्टिकल्स के बीच में डिस्टेंस इंक्रीज हो जाएगा तो उनकी स्टेट चेंज हो जाएगी, मतलब वो सॉलिड से चेंज होकर लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएंगे। क्लियर हुआ? दोबारा से देखो, आप किसी सॉलिड को ना हीट सप्लाई कर रहे हो, और वो वाला जो सॉलिड सब्सटेंस है जब वो हीट एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा ना, तो जैसे जैसे वो हीट एनर्जी एब्जॉर्ब करता जा रहा है वैसे वैसे सॉलिड के पार्टिकल्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो रिड्यूस होती जा रही है। अगर उनके पार्टिकल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रिड्यूस हो जाएगी तो उसकी वजह से पार्टिकल्स एक दूसरे से थोड़ा सा दूर दूर चले जाएंगे, और पार्टिकल्स अगर एक दूसरे से दूर दूर जाना स्टार्ट कर देंगे तो इसका मतलब उनके बीच में जो डिस्टेंस है ना वो इंक्रीज हो रहा है। अगर उनके बीच का डिस्टेंस इंक्रीज हो जाएगा तो सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर सेम वैसे ही आगे होता है, लिक्विड जब हीट एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा तो लिक्विड के पार्टिकल्स एक दूसरे से दूर दूर जाएंगे, उनके बीच में डिस्टेंस इंक्रीज होगा तो लिक्विड चेंज होकर गैस में कन्वर्ट हो जाता है। तो व्हेन सब्सटेंस एब्जॉर्ब्स हीट, जब कोई भी सब्सटेंस हीट को एब्जॉर्ब करेगा, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देयर पार्टिकल्स रिड्यूसेस, तो उसके पार्टिकल्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ना वो रिड्यूस हो जाती है, ड्यू टू विच पार्टिकल्स मूव अवे फ्रॉम ईच अदर। अब अगर पार्टिकल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रिड्यूस हो जाएगी तो पार्टिकल्स एक दूसरे से दूर दूर चले जाएंगे, द डिस्टेंस बिटवीन देम इंक्रीजेस एंड रिजल्ट्स इन चेंज ऑफ स्टेट। अगर पार्टिकल्स एक दूसरे से दूर दूर जाएंगे तो इसका मतलब उनके बीच का डिस्टेंस इंक्रीज हो गया है, और जैसे उनके बीच में डिस्टेंस इंक्रीज होगा तो वो स्टेट चेंज हो जाती है, सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है, और अगर पहले से ही लिक्विड है तो लिक्विड से गैस में कन्वर्ट हो जाता है। शेर की तरह पूरी ताकत से तैयारी करनी है एग्जाम की। See you in the next video. All the best.